हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आपका एक बार फिर मैं यथा लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हमारी जो साइंस की सीरीज चल रही थी, कौन सी सीरीज? साइंस की T20 सीरीज। ठीक है। उसमें हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमने जो ब्लड का जो चैप्टर था हमने स्टार्ट किया था, तो हमने उसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ाया हुआ था। तो उसी को जो चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं, जैसे ब्लड, तो ब्लड को हम आज डिस्कस करेंगे। ब्लड के स्ट्रक्चर को जानेंगे, ब्लड के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसको जानेंगे। यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन निकल करके आते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप हमारी इस वीडियो को पूरा देखेंगे और लास्ट तक देखेंगे। और जो एक इम्पॉर्टेंट बात है, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अगर हमारे वीडियो देखते हैं दोस्तों, तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए और लाइक कर दिया करिए। इससे होता क्या है, हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम आपके प्रति पूरी डेडिकेशन, पूरी तत्परता से हम काम करते हैं। ठीक है। और हम ये जो सीरीज चला रहे हैं दोस्तों, जो NTPC CBT2 और ग्रुप डी का जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है। आप हमारी सारी प्लेलिस्ट में जो वीडियोस हैं उसको फॉलो करिए। और मैं आपके साथ में जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा RRB ग्रुप डी का और CBT2 का, तब तक मैं आपके साथ में लगा रहूंगा। तो ये जो सीरीज इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर आप हमारी सीरीज को पूरा कंप्लीट देखते हैं, पूरी सीरीज को कंप्लीट देखते हैं, तो आपका समझिए जो ग्रुप डी में 25 क्वेश्चन का वेटेज है और 25 में 25 ला सकते हैं, ये बिल्कुल से फैक्ट है ना। और उसके साथ साथ जो बच्चे CBT2 की तैयारी कर रहे हैं NTPC की, उसमें भी साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनके लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। देखिए, हम साइंस के दो तरीके के बैच लेकर आए हैं। एक में हम साइंस के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सारे उसमें करा रहे हैं। और ये जो हमारी सीरीज है, थियरी वाली सीरीज है, तो आप वहां जाकर के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप जो ये हमारी सीरीज है, आप यहाँ से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। और जो आज आज जो हमारा आज का टॉपिक का हम ब्लड पढ़ेंगे कि ह्यूमन ब्लड का पूरा हम स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। ह्यूमन ब्लड। ठीक है। ब्लड को हम शुरू करेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि जो हमारे शरीर में ब्लड होता है, जो रुधिर होता है, उसका अगर हम देखें तो रोल क्या है। जैसे देखिए, जो पाचन क्रिया होती है हमारे शरीर में, जो हम भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं और भोज्य पदार्थों के थ्रू जो हम पोषक तत्व जो लेते हैं, तो वो हमारे शरीर के विभिन्न अंग तक कैसे पहुंचता है? ब्लड के द्वारा। ठीक है। जैसे मान लीजिए, जो भोज्य पदार्थ है हमारी बॉडी में क्या हुआ? एब्जॉर्ब हो गया। ठीक। अब जो हमारे बॉडी के पार्ट्स जो हैं, उनमें जो सेल हैं, वो क्या करती हैं? उन पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और एब्जॉर्ब करने के बाद जो आपकी वेन्स या आर्टरीज जिसमें ब्लड प्रवाहित होता है, उसमें क्या करती हैं? ये धीरे धीरे पोषक तत्वों को इसमें एब्जॉर्ब करती हैं। और जैसे ही इन आर्टरीज और वेन्स में ब्लड में जब पोषक तत्व पहुंचते हैं, तो ये ब्लड के माध्यम से हमारी पूरी बॉडी में कहाँ चले जाते हैं? एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारी बॉडी में पोषक तत्वों को पहुंचाने का जो सबसे बड़ा रोल होता है, वो होता है ब्लड का। ठीक है। आई बात समझ में? अब हम थोड़ा सा ब्लड का एक बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक एक जो इंफॉर्मेशन है, जहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और एक चीज और है, आप अगर हमारे साथ साइंस की क्लास पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो हम जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो आप केवल अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को देखने और समझने की कोशिश ना करें। इसके साथ साथ आप ये जानिए कि मैं अपने पूरे बॉडी के पार्ट्स के फंक्शन को पढ़ रहा हूं। अब जैसे देखिए, हमारी बॉडी में ब्लड होता है, पाया जाता है। ठीक है। तो अब हमारी बॉडी में ब्लड होता क्या है, इसमें क्या होता है, क्या नहीं होता, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ये हमारी बॉडी के इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, कैसे बनता है ब्लड, है ना, वो सारा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी आपको होना चाहिए। और अगर आप इस परिप्रेक्ष्य से अगर पढ़ेंगे और देखेंगे, तो आपके जो क्वेश्चन है वो तो तैयार होंगे ही होंगे, और आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी क्लियर होंगे। उसके साथ साथ एग्जाम में आप काफी अच्छा जो मार्क्स है साइंस में, वो गेन भी कर लेंगे। ठीक है। तो आइए हम फिर से चलते हैं। ब्लड का जो स्ट्रक्चर है, ब्लड का एक बेसिक जो इंफॉर्मेशन है, उसको जानते हैं। ठीक है। देखिए, पहले तो एक बात समझिए, जो ब्लड है,
ब्लड से एक सीधा सीधा कई बार एग्जाम में क्वेश्चन निकलता हुआ है या पूछा हुआ है कि ब्लड यानी रुधिर किस प्रकार का उत्तक माना जाता है, किस प्रकार का उत्तक कहा जाता है। तो जो रुधिर है ये संयोजी उत्तक होता है। कौन सा उत्तक? संयोजी उत्तक। ठीक है, रुधिर संयोजी उत्तक होता है। और उसके साथ साथ जो एक और अगर फैक्ट हम देखें तो संयोजी उत्तक के साथ साथ ये प्राकृतिक कोलाइड भी होता है। ठीक है, प्राकृतिक कोलाइड। कोलाइड क्या होता है? जैसे देखिए, जो भी गाढ़े पदार्थ होते हैं या फिर जो द्रवित पदार्थ होते हैं, अगर हम उनको छन्नी के पात्र में उसको हम रखें तो वो छन्नी में एक भी द्रव के कण रुके ना, वो सभी छन करके नीचे गिर जाए, वो कोलाइड होते हैं। क्या होते हैं? कोलाइड होते हैं। ठीक है, तो ब्लड भी यहाँ पे प्राकृतिक कोलाइड का उदाहरण है। तो दो फैक्ट आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। एक संयोजी उत्तक है ब्लड और दूसरा क्या है? प्राकृतिक कोलाइड का उदाहरण है। ठीक है, अगर हम ब्लड के पीएच मान की बात करें, ठीक है, अगर हम ब्लड के पीएच मान की बात करें तो इसकी पीएच जो वैल्यू होती है ब्लड की 7.4 होती है। कितनी होती है? 7.4। ठीक है, 7.4 होती है ना। पीएच वैल्यू कितनी होती है? 7.4। ठीक है, और हम अगर ब्लड को एक परिप्रेक्ष्य में देखें, ठीक है, तो हमने ये देखा कि ब्लड हमारे शरीर में क्या रोल निभाता है। ठीक, हमने इससे जो 3 महत्वपूर्ण जानकारियां थी ब्लड की, हमने इसके बारे में जाना। अब हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे और एक और हम पेज ऐड कर लेंगे इसमें। ठीक है, वो ब्लड को हम पढ़ रहे थे। देखिए, अब ब्लड के हम स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं कि ब्लड का स्ट्रक्चर क्या होता है, ब्लड में क्या क्या पाया जाता है, और ये जो स्ट्रक्चर है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए, तो हम ब्लड को अगर हम देखें तो ब्लड के 2 भाग होते हैं। अगर हम ऐसे करें तो ब्लड को हम 2 भाग में बांट सकते हैं। ठीक है, ब्लड को हम 2 भाग में बांट सकते हैं। कौन कौन से भाग है वो? पहला भाग है प्लाज्मा। ठीक है, पहला भाग ब्लड का क्या है? प्लाज्मा। ठीक है, ठीक, पहला भाग प्लाज्मा है। और दूसरा अगर हम बात करें, जो प्लाज्मा के साथ साथ जो दूसरा भाग है उसे हम कहते हैं कार्पस सेल्स। कार्पस सेल्स। ठीक है, प्लाज्मा अगर हम इसे हिंदी में लिखें, और ये क्या होता है? इसे हम कहते हैं बिम्बाणु। बिम्बाणु होता है ये, है ना, बिम्बाणु। ठीक बात। ब्लड के 2 भाग होते हैं, कौन कौन से? प्लाज्मा और कार्पर सेल्स। अगर हम इन कार्पर सेल्स की बात करें तो जो ये जो कार्पर सेल्स हैं ये कितने होते हैं? इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आरबीसी, ठीक है, डब्ल्यूबीसी, ठीक है, और तीसरा क्या होगा? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ब्लड के 2 भाग, प्लाज्मा कार्पोसेल्स यानी बिम्बाणु, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये क्या है? बिम्बाणु यानी कार्पोसेल्स। देखिए, ये जो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स है, ये आपकी तीनों क्या होती हैं? सेल होती हैं। यानी ब्लड में कौन कौन से सेल होती हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, ये जो आपका प्लाज्मा होता है, ये प्लाज्मा आपका अगर हम बात करें प्लाज्मा का, तो ये एक तरल यानी द्रव पदार्थ होता है। ठीक है, ये तरल पदार्थ होता है। ये क्या होता है?
एक तरल पदार्थ होता है। ठीक है, प्लाज्मा क्या होता है? तरल पदार्थ होता है ना। उसके बाद हम ब्लड में प्लाज्मा की अगर परसेंटेज को देखें तो जो प्लाज्मा का परसेंटेज होता है ये कितना होता है? 55%। कितना होता है? 55%। और हम कार्पोसेल्स की अगर बात करें तो इसका जो प्रतिशत होता है ये होता है 45%। कितना होता है? 45%। और ये कितना होता है? प्लाज्मा 55%। ठीक है, तो आपसे एग्जाम यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा? यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रुधिर में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है, तो 55% अकेले होता है। ठीक है, लेकिन अगर 45% में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेट तीनों मिल करके ये 45% में होते हैं। ठीक है, तो ये आपका ब्लड का जो स्ट्रक्चर था हमने आपको बताया। अब हम इसमें हम एक एक पार्ट के एक एक सेगमेंट को देखेंगे। ठीक, तो हम अभी इस स्ट्रक्चर के साथ साथ हम अभी प्लाज्मा में देखते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है और प्लाज्मा में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, इसके कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। यहां से क्वेश्चन निकल करके आते हैं, प्लाज्मा के कौन कौन से भाग होते हैं। ठीक है, तो बताओ आपको ये आपको जो हमारी क्लास है कैसी लगी है, कमेंट में जरूर लिखना। ठीक है, हम आगे अब बढ़ते हैं। ठीक, हम इसमें अब प्लाज्मा को देखेंगे, प्लाज्मा का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है उसको हम समझेंगे, प्लाज्मा क्या होता है। ठीक है, प्लाज्मा। एक बात हमने आपको बताया, प्लाज्मा में सॉरी ब्लड में जो प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है? 55% होता है। ये क्या होता है? ये तरल पदार्थ होता है ना, ये तरल पदार्थ होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें जो प्लाज्मा का कलर होता है, कई बार यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्लाज्मा का जो कलर होता है वो किस कलर में होता है प्लाज्मा, तो याद रखिएगा प्लाज्मा लाइट येलो कलर का होता है। कौन सा येलो? लाइट येलो कलर। ठीक है, यानी हल्का पीला। हल्का पीला, समझे कि नहीं समझे आप बताइए। हल्का पीला होता है प्लाज्मा का कलर, यानी लाइट येलो। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो आपका प्लाज्मा है ना, ये एकदम समझिए ब्लड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है और ये हल्के पीले कलर में होता है। जैसे मैंने आपको भी फिगर में दिया था, इसका अगर फिगर की बात करें, देखिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा फिगर में, ये जो आपको हल्का ये पीला कलर का ये दिखाई दे रहा है ना, ये इसमें ये देखिए ये पीला कलर, ये आपका प्लाज्मा होता है। ठीक है, इस पीले कलर में, ठीक है, प्लाज्मा है। देखिए ऐसे इसका कलर होता है। एक बात, चलिए अपने उस पे आते हैं हम। तो इसका कलर क्या हो गया प्लाज्मा का? पीला। ठीक है, और अगर हम देखें प्लाज्मा में और कौन कौन से इसके पोषक तत्व तो पाए जाते हैं, तो प्लाज्मा में पहले तो अब क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या पाया जाता है? प्रोटीन। ठीक है, क्या पाया जाता है? प्रोटीन। है ना, प्रोटीन। उसके बाद विटामिन। देखिए विटामिन, कौन सा विटामिन होता है? विटामिन B12। ठीक है, उसके बाद पानी। पानी कितना पाया जाता है? 90%। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्लाज्मा में जो पानी पाया जाता है उसका प्रतिशत कितना होता है। ठीक है, कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन B12।
इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है ना। प्रोटीन कितना होता है, प्रोटीन आपका अगर हम देखें तो 7 से 9% तक का प्रोटीन होता है इसमें, ठीक है, 7 से 9% प्रोटीन होता है। और पानी कितना होता है, 90% होता है। और इसके साथ साथ हम ये देखें प्लाज्मा में और क्या इंपॉर्टेंट जो चीज वो पाई जाती हैं, याद रखिएगा, इधर भी हम लेके चलेंगे आपको। प्लाज्मा में आरबीसी का निर्माण नहीं होता, यानी आरबीसी नहीं पाया जाता है। इसमें डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स पाया जाता है। उसके साथ आरबीसी का हम बात करें, आरबीसी नहीं पाया जाता। ठीक है, अब देखिए हमने ये आपको क्यों बताया, क्योंकि आपके प्लाज्मा में ये जितने भी आपको हम चीजें बताएं ये सारे प्लाज्मा में मौजूद होते हैं। एग्जाम में से क्वेश्चन बस यही आपसे निकलता है, कौन सा प्लाज्मा में पाया जाता है, कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता है। अब से मान लीजिए पूछ लेगा इसमें क्या नहीं पाया जाएगा, और आपको ये सारा पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, प्रोटीन, विटामिन, पानी सब पाए जाते हैं। अगर आपको ये पता रहेगा तो इसमें अगर ये पूछेगा कि नहीं पाया जाता तो आप उसको डिफाइन कर लेंगे। ठीक बात। अब जैसे देखिए आपको ये भी इंपॉर्टेंट है, ये जानना होगा कि आरबीसी प्लाज्मा में नहीं होता है, क्या होता है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, देखिए अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें और इसके साथ और भी जो भी ये भी जो पदार्थ पाए जाते हैं, इन सभी का जो परसेंटेज है वो केवल 1% के रूप में होते हैं। कितने, 1% के रूप में होते हैं। पानी 90% होता है। उसके बाद आपका जो प्रोटीन होता है 7 से 9% तक का होता है। अब इसके बाद जो भी बच रहा है आपका, चाहे विटामिन बच रहा है, कार्बोहाइड्रेट बच रहा है, फिर आपका डब्ल्यूबीसी और प्लेट बच रहा है, ये सभी मिला करके टोटल 1% में होते हैं। कितने, 1% में होते हैं। ठीक है, विटामिन होगा, ठीक है, ये सभी 1% में होते हैं। क्लियर हुआ। तो ये हमने प्लाज्मा को देखा, है ना। और हम आगे अगर हम बढ़े तो इसमें जो आरबीसी की मात्रा नहीं पाई जाती, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। ठीक है, अब हम प्रोटीन पे आते हैं। देखिए प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है। ठीक, इसमें जो प्रोटीन होता है, इसमें कई तरीके के पदार्थ होते हैं, प्रोटीन कई प्रकार के होते हैं। और प्रोटीन का मेन क्या काम क्या होता है, ब्लड में जो प्रोटीन होते हैं वो ब्लड के गाढ़ेपन को क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, क्योंकि ब्लड में जो गाढ़ापन होता है वो प्रोटीन के कारण होता है। ठीक है, और ब्लड को ये क्या करते हैं, क्लोटिंग करने में सहायता करते हैं। ठीक है, जब जैसे मान लीजिए हमारी बॉडी का जो पार्ट है, कोई भी पार्ट अगर कट जाता है, बाहरी वाला हिस्सा, और ब्लड अगर फ्लो होने लगता है तो कुछ प्रोटीन ब्लड में मौजूद होते हैं, वो क्या करते हैं, उस ब्लड को क्लोट करने में सहायता करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन से प्रोटीन होते हैं जो ब्लड को क्लोट करने में सहायता करते हैं। ठीक है, देखिए पहला का प्रोटीन है थ्रोम्बिन। कौन सा प्रोटीन है, थ्रोम्बिन। ठीक है, आपका पहला प्रोटीन क्या है, थ्रोम्बिन। उसके बाद अगर हम थ्रोम्बिन के अलावा देखें तो एक और प्रोटीन है, उसका नाम है फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन, ठीक, थ्रोम्बिन हो गया, फाइब्रिनोजेन हो गया। और अगर हम इसी के प्रपक्ष में देखें तो तीसरा एक होता है आपका ग्लोब्यूमिन होता है। क्या होता है, ग्लोब्यूमिन। ठीक है, ग्लोब्यूमिन आपका
एक प्रकार का प्रोटीन है, यानी इसमें आपके प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन पाए गए, देखिए थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, ग्लूटाम्यूमिन, ये जो तीनों प्रकार के जो प्रोटीन हैं ये रक्त का थक्का बनाने में सहायता करते हैं, रक्त का थक्का, ठीक है, रक्त का थक्का बनाने में सहायता करते हैं, ठीक है, ये तीनों जो प्रोटीन है। अच्छा रक्त, देखिए दो चीज है, मैं आपको इसके पहले वाली वीडियो में भी बताया था कि रक्त के थक्का बनाने में सहायता तो प्रोटीन करते हैं, जिसमें आपका फाइब्रिनोजेन हो गया, थ्रोम्बिन और ग्लोब्यूमिन हो गया, लेकिन एक और प्रोटीन है वो थक्का बनाने से रोकता है, वो कौन सा प्रोटीन है, हिमपेरिन। मैंने आपको उसमें वीडियो में, इसके पहले वाली वीडियो में बताया था, इसमें भी आप जान लीजिए। देखिए जो ब्लड है हमारे शरीर के अंदर विभिन्न विभिन्न नलिकाओं में बहते हैं, ठीक है, तो अगर मान लीजिए बाहरी पार्ट कोई हमारे शरीर का कट जाता है तो जो ब्लड है वो बाहर निकलना शुरू होता है, ठीक। तो इन प्रोटीन का बस एक ही काम होता है कि उस मिनट के बाद हम उस प्रोटीन, वो ब्लड क्या करें, थक्का बना दें, ठीक। तो वो प्रोटीन क्या करते हैं, थक्का बनाने में सहायता करते हैं, कब, शरीर के बाहर जो ब्लड निकलता है उसको, ठीक है। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए हम यूं कहें कि वो तो बात ठीक है, शरीर का जो ब्लड है वो थक्का बनाने में सहायता करते हैं प्रोटीन, लेकिन अब हिमपेरिन भी एक प्रोटीन है तो वो तो थक्का नहीं बनने देगा, वो तो थक्का बनने से रोकता है। तो ये बात याद रखिएगा कि जो हिमपेरिन होता है वो क्या करता है, शरीर के अंदर जो नलिकाएं होती हैं, नलिकाओं में जो ब्लड फ्लो करता है, ठीक है, तो उन नलिकाओं में ब्लड क्लोटिंग ना करे तो हिमपेरिन क्या करता है, थक्का बनने से ब्लड को रोकता है, शरीर के अंदर ब्लड को थक्का बनने से रोकता है। लेकिन अगर शरीर के बाहर अगर ब्लड फ्लो कर रहा है तो उसको थक्का बनाने में जो आपको ये तीन प्रोटीन दिखाई दे रहे हैं, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, ग्लोब्यूमिन, ये तीनों क्या करते हैं, थक्का बनाने में सहायता करते हैं। ठीक बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? अच्छा एक चीज और आप याद रखिए, ये जो प्रोटीन होते हैं मैंने आपको ये बताया कि वो थक्का बनाने में सहायता तो करते ही करते हैं, इसके साथ साथ और भी कौन से ऐसे तत्व हैं जो शरीर को, जो शरीर का जो ब्लड है ना वो अगर बहता है तो उसको, उसके द्वारा थक्का बनाए जा सकते हैं। तो आपने प्रोटीन को देखा, प्रोटीन के साथ साथ आपने पढ़ा होगा, ठीक है, आपने विटामिन के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है, किसके बारे में, विटामिन के बारे में पढ़ा होगा। तो विटामिन के का काम भी है क्या, रक्त का थक्का बनाना, ठीक है, विटामिन के का काम भी है रक्त का थक्का बनाना। एक एक क्वेश्चन आप मुझे ये बताइए कि कौन सा ऐसा तत्व है जो मानव के ब्लड में पाया जाता है और वो थक्का बनाने में सहायता करता है, आप जल्दी से हमें बताइए, ठीक है, वो कौन सा ब्लड है, वो सॉरी वो कौन सा तत्व है कि जो ब्लड को थक्का बनाने में सहायता करता है। तो याद रखिएगा वो जो तत्व है उसका नाम है सीए, सीए यानी कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम जो तत्व है वो ब्लड को थक्का बनाने में सहायता करता है। तो अब देखिए यहां से आपका कंफ्यूजन मैं दूर कर दूंगा, पूरी तरीके से कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखिएगा। देखिए प्रोटीन क्या करता है, ब्लड को थक्का बनाने में भी सहायता करता है, कौन, प्रोटीन भी करता है। कौन कौन सा प्रोटीन है, थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन और ग्लोब्यूमिन। ये क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, आप हमको पहले बताइए। उसके बाद अगर हम प्रोटीन के बाद हम थक्का बनाने में सहायता की अगर हम बात करें तो एक विटामिन होता है, उसका नाम क्या है, विटामिन के। क्लियर, यानी विटामिन के भी थक्का बनाने में सहायता करता है, अगर ब्लड बाहर निकल रहा है तो उसको बहाने से रोकता है, ठीक है, विटामिन के। उसके साथ साथ एक और तत्व है वो भी ब्लड को थक्का बनाने में सहायता करता है, उसका नाम क्या है, सीए यानी कैल्शियम, ठीक है। तो आपसे जब भी अगर एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे, इस प्रकार से प्रश्न पूछे कि शरीर में जो ब्लड होता है उसे थक्का बनाने में कौन सहायता करता है, तो याद रखिएगा अब वो जो ऑप्शन है उस पर डिपेंड करता है कि उस ऑप्शन में उन्होंने क्या क्या दिया हुआ है, क्योंकि शरीर का जो ब्लड है
अगर वो बहता है शरीर के बाहर तो थक्का बनाने में विटामिन के भी सहायता करता है, सी यानी कैल्शियम भी सहायता करता है, और जो प्रोटीन आपको दिखाई दे रहा है थ्राम्बिन, फाइब्रिनोजेन और ग्लोब्यूमिन, ये भी सहायता करते हैं। ठीक है, तो आपको मुझे अब उम्मीद है कि आपको ये सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी अच्छे से। अभी हमने जो पढ़ा है वो केवल प्लाज्मा के परिप्रेक्ष्य में हमने देखा है कि प्लाज्मा में ये सारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, समझ गए? प्लाज्मा में ये सारे कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, और प्लाज्मा से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हमने आपको क्लियर करा दी है। ठीक है, अब हम एक और जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें का पॉइंट है हम उसको लेकर के चलेंगे, और उसके बाद हमारे पास 3 टॉपिक बचेंगे। 3 टॉपिक वो हमारे क्या क्या है, देखिए इसमें ब्लड में हमारे जो 3 टॉपिक हैं वो कौन कौन से हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। हमने ब्लड में हमने प्लाज्मा को पढ़ लिया, समझ लिया, उसके सारे कंपोनेंट्स हमने देख लिए। बात समझ में आई कि नहीं, पहले आप हमको बताइए। उसके बाद से जब हमने प्लाज्मा को पढ़ लिया, समझ लिया है, तो हमारे जो 3 और कंपोनेंट्स हैं ब्लड के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, हम इन तीनों कंपोनेंट्स को हम अपने अगले यानी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो यानी आपको इसके बाद वाली जो हमारी वीडियो मिलने वाली है वो आरबीसी में, मतलब आरबीसी के स्ट्रक्चर को हम पढ़ेंगे, उसमें मिलने वाली है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तब जाकर के जो आपका ब्लड है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज आप हमारी वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि हमें और ज्यादा मोटिवेशन मिले, है ना, और हम आपके लिए और महत्वपूर्ण अच्छे अच्छे टॉपिक को लेकर के आएंगे, पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा हम आपके साथ पूरी तत्परता से लगे हुए हैं, है ना, और हम आपके एग्जाम तक लगे रहेंगे। ठीक है, चलिए तो हम फिर अपने अब आते हैं। ठीक है, तो ये प्लाज्मा का पूरा स्ट्रक्चर है, ये हमने आपको बता दिया है और समझाया है। अब इसके संबंधित जो भी कंपोनेंट्स हैं वो हम आगे देखते हैं कि जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। एक पॉइंट में और आपको लिखा रहा हूं, उसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, हिम्पेरिन के बारे में। ठीक है, हिम्पेरिन, ठीक है, हिम्पेरिन आपको मैंने बताया कि ये क्या करता है, बताइए हिम्पेरिन क्या करता है? ये शरीर में जो नलिकाएं होती हैं, जो ब्लड उसमें फ्लो करता है, ब्लड की क्लोटिंग ना हो, वो शरीर के अंदर नलिकाओं में ब्लड की क्लोटिंग बनने से रोकता है। समझ में आई बात? शरीर के अंदर ब्लड को क्लोटिंग होने में रोकता है कौन? हिम्पेरिन। ठीक है, अब हम अगला अपना हम पॉइंट देखते हैं, जो हमारा अगला पॉइंट है हीमोग्लोबिन का। ठीक है, क्या है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या करता है देखिए, हीमोग्लोबिन इसका मेन रोल ब्लड में हमारे क्या है, आप देखिएगा जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के कारण जो हमारे ब्लड का जो रंग है वो कैसा होता है? लाल होता है। ठीक है, इसे हम एच बी यानी कैपिटल लेटर में एच होगा और स्मॉल में बी होगा, इससे हम इंडिकेट करते हैं। तो ये भी आपको जानना जरूरी है। हो सकता हो कि एग्जामिनर के माइंड में याद है, चलो बेटा तुमने तो हीमोग्लोबिन के बारे में बहुत पढ़ा है, अब ये करके दिखाओ। तो ठीक है, इसको बताओ कि हीमोग्लोबिन को कैसे तुम इंडिकेट करोगे, तब क्या करेंगे। तो इसलिए कभी कभी ऐसे एग्जाम क्वेश्चन जानबूझ के घुमा देता है। तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन को कैपिटल में एच और स्मॉल में बी से हम इंडिकेट करते हैं। ठीक बात। चलिए, हीमोग्लोबिन के कारण जो रक्त का जो रंग होता है कैसा होता है? लाल होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण जो रक्त का रंग होता है कैसा? लाल होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हीमोग्लोबिन में देखें, इसमें एक महत्वपूर्ण तत्व पाया जाता है, वो क्या पाया जाता है? आयरन। ठीक है, आयरन पाया जाता है। ठीक है,
हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोटीन होता है, उसे हम कहते हैं हीमैटिन। ठीक, क्या होता है प्रोटीन? हीमैटिन। तो ये हीमोग्लोबिन से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट से समझ में आई बात। देखिए, हम हीमोग्लोबिन को किससे मेजरमेंट करते हैं? तो इसको मेजरमेंट करने का, इसको पता लगाने का, हीमोग्लोबिन को हमारे बॉडी के ब्लड में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, कितना हीमोग्लोबिन है, उसका यंत्र का नाम है क्या? हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर, ठीक है। हीमोसाइटोमीटर, ठीक है। हीमोसाइटोमीटर के द्वारा हम हीमोग्लोबिन का मेजरमेंट करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्या कहते हैं? फैक्ट है, याद रख लीजिएगा, हीमोसाइटोमीटर, ठीक है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। आयरन जो तत्व होता है हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। उसके बाद हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन होता है? हीमैटिन। ठीक, बात समझ में आई कि नहीं आई? और एक बात आपको मैं बता दूं, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है। देखिए, हीमोग्लोबिन का एक जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है ना, वो जानते हैं क्या है? ये है O2 को प्रवाहित करना। मतलब ब्लड में जो O2 यानी ऑक्सीजन की मात्रा होती है, ये मैंने आपको पहले वीडियो में इसके बता दिया हुआ है, रुधिर परिस्थिति तंत्र के बारे में, ठीक है। उसके बाद उसमें जो O2 होता है ब्लड में समाहित होता है, इस हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन को हमारी जो सेल होती है बॉडी के, उन सेल तक क्या कर जाता है? पहुंचाया जाता है। क्लियर? हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है ना, उसमें जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन क्या करता है? उसमें जो ऑक्सीजन होता है उसे हमारी सेल तक यानी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। कैसे पहुंचाता है? देखिए, हम आपको समझाते हैं। ये मैं ऊपर वाला इरेज कर रहा हूं, ठीक है। देखिए, ये है आपका हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब जब हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में मिलता है तो उसमें होता है O2, ठीक। अब ये जब क्रिया करते हैं तो ये बनाते हैं HbO2, ठीक है। HbO2 बनाते हैं। HbO2 क्या है? HbO2 क्या है? HbO2 मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये आप जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो हीमोग्लोबिन है O2 से मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और यही ब्लड में जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है तो इसी क्रिया के दौरान जो ऑक्सीजन है कोशिकाओं में पहुंचता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं वो ऑक्सीजन को किस रूप में ग्रहण करती हैं, या फिर कोशिकाओं तक जो ऑक्सीजन होता है वो किस रूप में पहुंचता है। तो याद रखिएगा, जो ऑक्सीजन होता है कोशिकाओं तक ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में पहुंचता है। कैसे? क्योंकि O2 क्या करता है? Hb के साथ क्रिया करता है, तब बनता है HbO2 यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो अब बताइए, आपको ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आया? आगे बढ़े, ठीक है। एक बात और है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, या फिर आप यहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, इन फैक्ट्स के, या फिर नोट डाउन करते चलिए, है ना। या फिर छोड़िए, हम पेज ही ऐड कर लेते हैं। आपने O2 के साथ देखा, क्रिया किया। एक चीज और है, CO, HbCO यानी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। जब HbCO के साथ यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलता है तो यह बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। देखिए, जो हीमोग्लोबिन होता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बहुत तेज क्रिया करता है, ठीक है। इतना इसका क्रिया करने का वो जो स्पीड यानी जो प्रक्रिया होती है इतनी फास्ट होती है। और जैसे देखिए, जो धुआं होता है, ठीक है, धुएं में क्या होता है?
कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO होता है। अब जैसे ही मान लीजिए वो धुआं आपके अंदर गया, आपने धुआं को ग्रहण किया, तो वो जो धुआं है वो मिलता है हमारे ब्लड में फेफड़े के द्वारा, और जैसे ही ब्लड में मिला तो उसमें होता है हीमोग्लोबिन। अब वो हीमोग्लोबिन के साथ जब क्रिया करेगा वो बनाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और जैसे ही कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा हमारी बॉडी में तो क्या होगा, जो ब्लड होता है वो क्लोट हो जाता है और जिससे व्यक्ति की तुरंत डेथ हो जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि बंद कमरे में अगर धुआं होता है और उस व्यक्ति को और सांस के अंदर चला जाए तो उसे क्या प्रॉब्लम होगी, तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन CO के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। ठीक है, सॉरी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। क्लियर। तो ये हमारा जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक था, हमने आपको हीमोग्लोबिन के बारे में बताया और प्लाज्मा का जो कंपोनेंट्स है सारे हमने कंपोनेंट्स देखे। हम अपने अगले वीडियो में RBC को समझेंगे, WBC को समझेंगे और प्लेटलेट्स को समझेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो हमारी आज की वीडियो है आपको पसंद आई है, और आपको वीडियो पसंद आई है तो एक बार मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ, आप हमारी वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, और हम अगली वीडियो आपसे फिर मिलेंगे। हमारी वीडियो देखने के बाद आपको धन्यवाद।